नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वाव स्टोरीज पर। दोस्तों, आज आप सभी को भारत की आन बान और शान महापराक्रमी महाराणा प्रताप की कहानी सुनाते हैं। यह बात उस समय की है जब पूरे भारत पर मुगलों का कब्जा था। उस समय दिल्ली का शासक अकबर था। सन 1567 में अकबर ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण कर उस पर कब्जा कर दिया था। वहाँ के शासक राणा उदय सिंह अपने परिवार के साथ कुंभलगढ़ आ गए और कुंभलगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। कुंभलगढ़ को मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। राजसमंद स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग में 9 मई 1507 को माता जीवंता बाई की कोख से महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप उदय सिंह के बड़े पुत्र थे। इनका पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया था। उन्हें बचपन में प्यार से कीका नाम से जाना जाता था। उदय सिंह ने कुंभलगढ़ को असुरक्षित मानकर जयवंता बाई को पाली भेज दिया था, जहां महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। राणा प्रताप बचपन से ही वीर और साहसी थे। बाल्यकाल में ही उनके नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता आ गई थी। वह खेल खेल में अपने साथियों का नेतृत्व करने लग जाते थे। कम उम्र में ही उन्होंने तलवारबाजी, तीरंदाजी एवं घुड़सवारी जैसे रण कौशल सीख लिए थे। राणा प्रताप का बचपन कुंभलगढ़ दुर्ग में और जंगलों में बीता था। उनकी माता जयवंता बाई जी उनकी पहली गुरु थी, जिन्होंने धर्म का पाठ पढ़ाया कि धर्म की रक्षा के लिए यदि प्राण भी त्यागना पड़े तो कोई संकोच ना करे। महाराणा उदय सिंह के कई पत्नियां और कई पुत्र थे। उनमें से महाराणा प्रताप सबसे बड़े पुत्र थे। रीति रिवाजों के मुताबिक राजा के सबसे बड़े पुत्र को ही अधिकारी बनाया जाता है। लेकिन महाराणा उदय सिंह की दूसरी पत्नी धीरबाई रानी भटियानी के नाम से विख्यात पर विशेष लगाव था। इस कारण उनके पुत्र जगमाल सिंह को मेवाड़ का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया गया, जबकि महाराणा प्रताप सबसे बड़े एवं योग्य पुत्र थे। इस निर्णय से राजपूत सरदार काफी नाराज हुए। 28 फरवरी सन 1972 को राणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई। इसलिए उदय सिंह की मृत्यु के बाद मार्च 1572 को गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया गया। लेकिन अब जगमाल सिंह इससे रुष्ट हो गया। जगमाल सिंह अकबर की शरण में चला गया। उसके बाद महाराणा प्रताप का कुंभलगढ़ दुर्ग में विधिवत रूप से राज तिलक किया गया। उस समय उनकी आयु 30 वर्ष की थी। मेवाड़ की गद्दी पर बैठते समय महाराणा प्रताप ने शपथ ली थी कि जब तक वह चित्तौड़ को मुगलों से आज़ाद नहीं करा लेंगे, न थाली में रोटी खाएंगे, न ही बिस्तर पे सोएंगे। महाराणा प्रताप एक योद्धा के रूप में एक साथ ही शक्तिशाली राजपूत योद्धा थे। महाराणा प्रताप का कद ऊंचाई 7.5 फीट का था। उनका शरीर एकदम हिष्ट-पुष्ट एवं लोहे के समान मजबूत था। राणा प्रताप का भाला 80 किलो का था और उनकी तलवार 25 किलो की थी। उनका कवच 100 किलो का था। कुल मिलाकर 200 किलो से अधिक वजनी हथियार एक साथ लेकर चलते थे। महाराणा प्रताप से स्वयं अकबर भी उनके समक्ष युद्ध करने से कतराता था। महाराणा प्रताप के पास एक बहुत बड़ी सेना नहीं थी, ना ही उनके पास ज़्यादा हथियार, घोड़े एवं हाथी थे, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। उन्होंने भीलों को इकट्ठा किया, उन्हें रण कौशल सिखाए और एक स्थायी सेना बनाई। महाराणा प्रताप जितने शक्तिशाली एवं वीर थे, उतना ही उनका घोड़ा चेतक और हाथी रामप्रसाद था, जिनकी इतिहास में अलग ही गाथाएं हैं। स्वयं अकबर भी उनके समक्ष युद्ध करने से कतराता था। इन सभी कारणों से राणा प्रताप अब बादशाह अकबर की आंख का कांटा बन गए थे। अकबर ने चित्तौड़ को तो जीत लिया था, लेकिन अब वह महाराणा को अपने अधीन करना चाहता था। इसी प्रयास में अकबर ने महाराणा को एक बार नहीं, 2 बार नहीं,
4 बार समझौते के लिए अपने अलग अलग सेनापतियों को भेजा। महाराणा प्रताप और अकबर का युद्ध विश्व के सुप्रसिद्ध युद्ध में जाना जाता है। इस युद्ध की शुरुआत कुछ इस तरह हुई। संधि के सभी प्रस्ताव विफल हो जाने पर अंततः बादशाह अकबर ने युद्ध का ऐलान कर दिया। उसने जयपुर के महाराजा मान सिंह को शाही सेना का नेतृत्व करने भेजा। शाही सेना में उनके साथ ख्वाजा गयासुद्दीन, जगन्नाथ कछवाहा, शेख मसूद, काजी खान लूड़करण आदि थे। स्वयं अकबर इस युद्ध में नहीं था। मुगल की सेना में 80,000 सैनिक थे, जबकि राणा प्रताप की सेना में केवल 20,000 सैनिक ही थे। वहीं मेवाड़ की सेना का नेतृत्व का भार महाराणा प्रताप पर था। इस युद्ध में राणा के अन्य सेनापति भील सरदार पूंजा, भील झलाबीदा एवं एकमात्र मुस्लिम सेनापति हकीम कासूरी, भीम सिंह, कृष्णादास, रावत सांगा, रामदास साथ थे। अकबर की सेना जिसका नेतृत्व मान सिंह कर रहा था और महाराणा प्रताप की सेना दोनों हल्दी घाटी के मैदान में आर पार सामने डट गई। हल्दी घाटी राजसमंद जिले राजस्थान में नाथद्वारा से 11 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ पर मिट्टी हल्दी के समान पीली होने के कारण इसे हल्दी घाटी कहा जाता है। इसे रक्त तलाई के नाम से भी जाना जाता है। 21 जून 1576 को ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा की सेना और अकबर की सेना के मध्य हुआ। महाराणा की सेना ने अपने पराक्रम का परिचय दिया। हल्दी घाटी का युद्ध एक अनिर्णायक युद्ध रहा। इसमें ना अकबर जीता और ना ही प्रताप हारा था। अकबर का उद्देश्य राणा प्रताप को जिंदा या मुर्दा पकड़ना था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। यह एक हैरान करने वाली बात है कि जिस दिन यह युद्ध शुरू हुआ उसी दोपहर समाप्त हो गया, लेकिन इस युद्ध में दोनों सेनाओं के करीब 17,000 सैनिक मारे गए। स्वयं महाराणा प्रताप इस युद्ध में घायल हो गए थे। तब महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक उनके लिए मसीहा बनकर आया। चेतक ने घायल अवस्था में महाराणा को युद्ध भूमि से बचाकर सुरक्षित स्थान पहुंचाया। जब वह उन्हें युद्ध से बचाकर दौड़ रहा था, तब उनके रास्ते में एक बहुत बड़ी खाई आ गई थी। वहां पर चेतक ने संभव छलांग लगाकर महाराणा को सुरक्षित जगह पहुंचाया, जहां चेतक ने अपनी अंतिम सांस ली और शहीद हो गया। उस समय महाराणा के आंसू निकल आए। यह युद्ध का आंखों देखा वर्णन अकबर के आश्रित इतिहासकार अलबदायूं ने अपनी किताब मुतखाब उत तवारीख में किया है। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टार्ड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। इस युद्ध से महाराणा प्रताप को भारी जान माल का नुकसान हुआ था। इसके बाद उन्होंने जंगलों में जीवन यापन किया। वे जमीन पर सोते और सूखी घास की रोटियां उनका खाना होता था, परंतु उन्हें झुकना स्वीकार नहीं था, इसलिए वे कभी भी अकबर के सामने नहीं झुके। जंगलों में रहते हुए उन्होंने अपनी सेना को फिर से सुदृढ़ किया। उन्होंने छापामार पद्धति यानी कि गुरिल्ला वेलफेयर से लड़ाई लड़ी और मुगलों से धीरे धीरे अपने क्षेत्रों को फिर से छीन लिया। इस समय महाराणा को आर्थिक सहायता की जरूरत थी। रणकपुर नामक स्थान पर राणा प्रताप की भेंट भामा शाह से हुई। सेठ भामा शाह ने अपना अथाह धन देकर राणा प्रताप की आर्थिक सहायता की थी। इस कारण भामा शाह को इतिहास में मेवाड़ का उद्धारक दानवीर के रूप में जाना जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर और महाराणा की टक्कर का अंत नहीं बल्कि शुरुआत हुआ था। इसके बाद अकबर ने अपने साम दाम दंड भेद सभी का प्रयोग किया। अकबर महाराणा को जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहता था। अक्टूबर सन 1582 में दिवेर राजसमंद का युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा ने मुगलों की छावनियों पर आक्रमण किया। दिवेर नामक स्थान पर महाराणा ने मुगल सेना को परास्त कर दिया। राणा प्रताप की छवि एक पराक्रमी योद्धा के रूप में उभरी।
दिवेर की जीत के बाद महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाई। बादशाह अकबर अभी भी परेशान था। इस बार उसने आमेर के राजा भारमल के छोटे पुत्र जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में 5 दिसंबर 1584 को एक विशाल सेना मेवाड़ के विरुद्ध रवाना की। यह अकबर का राणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम प्रयास था, जो फिर विफल हुआ। जगन्नाथ भी राणा प्रताप को नहीं पकड़ पाया। वह प्रताप को पकड़ने में नाकामयाब रहा। अब अकबर मेवाड़ के मामले में इतना निराश हो चुका था कि छुटपुट कार्रवाई उसे निरर्थक लगी। उसके बाद राणा प्रताप ने एक एक कर मुगलों से अपने अधिकांश क्षेत्र वापस छीन लिए, परंतु वे चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को मुगलों से नहीं छीन पाए। राणा प्रताप ने 1585 में अपने स्थायी जीवन का आरंभ चावंड, जो कि चामुंडा नदी के किनारे स्थित था, उसको मेवाड़ की नई राजधानी स्थापित करके किया। उसने चावंड को लूड़ा नामक बंजारे से विजित कर अपने अधीन किया था। इतने महान और शक्तिशाली राजा, जिनके सामने शत्रु भी कांपते थे, आखिर उनका अंत कैसे हुआ? महाराणा प्रताप को किसने मारा होगा? महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे हुई? राणा प्रताप के आखिरी दिन। प्रताप के अंतिम 12 वर्ष और उनके उत्तराधिकारी राणा अमर सिंह के राजकाज के प्रारंभिक 16 वर्ष सन 1613 तक चावंड में बीते। चावंड 28 साल मेवाड़ की राजधानी रहा। चावंड गांव से थोड़ी दूर राणा प्रताप ने अपने लिए महल बनवाए। उन्होंने चावंड के महल व घर वास्तुशास्त्र की एकाशीति पदवास्तु पद्धति पर बनाए गए थे। 19 जनवरी 1597 को धनुष के प्रत्यंचा चढ़ाते हुए राणा प्रताप घायल हो गए थे। इसी दौरान उनका निधन हो गया था। चावंड से थोड़ी दूरी बांडोली नामक गांव में राणा प्रताप का अंतिम संस्कार हुआ, जहां उनकी छतरी बनी हुई है। आज भी उन्हें वहां के स्थानीय समुदाय द्वारा पूजा जाता है। महाराणा प्रताप ने अपने अंतिम समय तक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, जिसका अफसोस अकबर को भी अंत तक रहा। जब बादशाह अकबर को राणा प्रताप की मृत्यु की सूचना मिली, तब अकबर की प्रतिक्रिया थी कि वह 2 मिनट तक मौन रहा। अकबर भी राणा प्रताप के गुणों और पराक्रम की इज्जत करता था। उसको हमेशा यह अफसोस रहा कि वह राणा प्रताप को झुका नहीं सका। दोस्तों, अगर आप इसी तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।